नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको यह बताया था 5th हाउस देखकर कि आपकी लव मैरिज सक्सेस होगी कि नहीं होगी, अरेंज मैरिज होगी या फिर लव मैरिज। आज हम बात करेंगे 7th हाउस के बारे में। 7th हाउस भी हमारे मैरिज लाइफ का होता है। वैसे तो ये डेली वेजेस इनकम के लिए भी देखा जाता है, पार्टनरशिप के लिए भी देखा जाता है यदि हम कोई बिजनेस करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बात करूंगी मैरिड लाइफ के बारे में। यदि आपने प्यार किया है किसी से, आप लव मैरिज आपने कर ली है, अब उसके सक्सेस होने के कितने योग बनते हैं, अर्थात वह लव मैरिज आपके जीवन में अच्छी साबित होगी कि नहीं होगी। और यदि आप अरेंज मैरिज भी करते हैं तो भी आपका दाम्पत्य जीवन किस तरीके से गुजरेगा, अर्थात उसमें कोई कड़वाहट तो नहीं होगी, कोई तलाक की नौबत तो नहीं आएगी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे सटीक उपाय बताऊंगी। यदि आपके मैरिड लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, XYZ किसी भी तरह की कोई भी परेशानी चल रही, ग्रह कलेश से रिलेटेड या दाम्पत्य सुख नहीं है उससे रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो उसका उपाय भी मैं बताऊंगी। यदि आप उन उपायों को अपनाते हैं तो 100% आपको दाम्पत्य जीवन में खुशहाली प्राप्त होगी। दोस्तों, सबसे पहले मैरिड लाइफ हमारा 7th हाउस होता है। ये मिथुन लग्न की मैंने एक कुंडली बनाई है, आप देख सकते हैं। यहाँ 3 नंबर लिखा है तो आप भली बात जान ही चुके होंगे। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बहुत डिटेल में बता रखा है कुंडली कैसे बनाते हैं और किस तरीके से हम प्रिडिक्शन भी करते हैं। यदि अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर आप देखिए, स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये मिथुन लग्न की कुंडली है, तो 7th हाउस का मालिक यहाँ 9 नंबर लिखा है, तो उसका मालिक हो गया गुरु ग्रह। तो सबसे पहले 7th हाउस का जो मालिक है, 7th हाउस का जो मालिक है वह कहाँ पर उसका प्लेसमेंट है, यानी कि वह कहाँ पर बैठा है। पूरी कुंडली में कहीं ना कहीं उसका प्लेसमेंट जरूर होगा। 1st हाउस में बैठ सकता है, 2nd में, 3rd में, किसी भी हाउस में उसका प्लेसमेंट हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले वह किसी भी तरीके से पीड़ित नहीं होना चाहिए। पीड़ित का मतलब उसका प्लेसमेंट गलत नहीं होना चाहिए। गलत, अब हमको पता है 6, 8, 12 घर गलत माने जाते हैं। यह भी भागदौड़ का घर माना जाता है और यह भी छोटी मोटी परेशानियों का घर माना जाता है, लेकिन इन्हें इतना बुरा नहीं माना जाता। केवल 6, 8, 12 में वह नहीं स्थित होना चाहिए। कभी कभी दूसरी कुंडलियों में ऐसी स्थिति बनती है कि विपरीत राजयोग बन जाता है, तो अलग अलग कुंडलियों के माध्यम से अलग अलग प्रिडिक्शन निकलता है। ये एग्जाम्पल से मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर गुरु ग्रह का प्लेसमेंट यदि 6th हाउस में हो गया है तो भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये व्यय का घर बन जाएगा इसका, तो तलाक जैसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती है आगे जाकर। और 8th हाउस में स्थित हो गया तो भी दिक्कत देगा। और यदि वह 12th हाउस में स्थित है तो भी दाम्पत्य जीवन में जब भी गुरु की दशा अंतरदशा चलेगी तो वह अवश्य ही कलेश करवाएगा, अवश्य ही मनमुटाव कराएगा और दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट उत्पन्न होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या देखना है, उसकी पावर कितनी है, यानी कि गुरु ग्रह की पावर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 28, 29 डिग्री भी हो गई तो भी दिक्कत होती है। मैरिड लाइफ में भी दिक्कत होती है और शादी होने में भी दिक्कत होती है। ये सबसे पॉइंट है कि यदि आपकी शादी में देरी हो रही है तो वह भी 7th हाउस भी उस चीज को डिपेंड करता है। 7th हाउस का मालिक यदि 6, 8, 12 में स्थित हो गया तो भी शादी होने में देरी होती है। और बाई चांस शादी हो भी गई है, बहुत अधिक परेशानियों से निकलकर शादी हो भी चुकी है, तो भी आगे दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी होती है। इसलिए यह 7th हाउस का स्ट्रांग होना हमारी कुंडली में बहुत अधिक अच्छा है। अब यदि गुरु ग्रह की पावर ही कम है तो भी मैरिड लाइफ एक तो मैरिज होने में दिक्कत होगी, क्योंकि उस जो भी ग्रह है उसमें पावर ही नहीं है कि वह कार्य करा सके। हर ग्रह का एक डिपार्टमेंट है, वह कार्य कराना है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कुंडली में हमारे अलग अलग ग्रह होते हैं, उनका अलग अलग प्लेसमेंट होता है, अलग अलग उनको घर प्राप्त होता है, तो सबका अपना अपना एक कार्य होता है। इसी तरीके से मिथुन लग्न की कुंडली है तो उसमें गुरु का कार्य है शादी कराना और डेली वेजेस की इनकम में वृद्धि करना, पार्टनरशिप में वृद्धि करना। तो गुरु ग्रह यदि स्ट्रांग नहीं है तो फिर आपको शादी होने में भी दिक्कत होगी और आगे जाके परेशानी भी दिक्कत होगी। लव मैरिज भी यदि आप करते हैं तो भी दिक्कत होगी, अरेंज मैरिज भी करते हैं तो भी दिक्कत होगी। अब 3rd पॉइंट हमें क्या देखना है, वह नीच का तो नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो गुरु ग्रह है वह नीच का नहीं होना चाहिए हमारी कुंडली में। यदि नीच का हो गया तो बहुत से ऐसे कार्य होते हैं गुरु से रिलेटेड
अब आप देख सकते हैं 10th हाउस का मालिक भी है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज क्लियर करूंगी। आज हम केवल 7th हाउस के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं इस पर केवल फोकस करूंगी। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हर ग्रह के बारे में, उसका कौन कौन सा प्लेसमेंट कहां पर स्थित होगा, तो क्या रिजल्ट हमें मिलेंगे, सब कुछ आपको क्लियर करूंगी। अब गुरु ग्रह यदि नीच का हो गया तो एक तो कामकाज से रिलेटेड वह प्रॉब्लम देगा, और 7th हाउस से रिलेटेड वह परेशानी देगा। नीच कब होगा गुरु ग्रह? जब वह आपके 8th हाउस में स्थित हो जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर कोई सा भी ग्रह यहाँ हो सकता है, अलग अलग कुंडलियों में यह एग्जाम्पल है गुरु ग्रह का। तो गुरु ग्रह 10th राशि यानी कि मकर राशि में नीच का होता है। यदि वह 8th में स्थित हो गया तो वैसे ही खराब हो गया, और नीच का हो गया तो और ज्यादा नेगेटिव हो गया। तो उस स्थिति में मैरिड लाइफ तो बहुत अधिक डिस्टर्ब होगी और मैरिज होने में भी दिक्कत होगी। तो इस तरीके से हम प्रिडिक्शन करते हैं, उसका प्लेसमेंट देखते हैं। सबसे पहले 7th हाउस आपको देखना है। अब अस्त तो नहीं है, अस्त का मतलब है यदि गुरु ग्रह की सूर्य से युति हो गई है। आप इस घर में भी देख सकते हैं, ये सूर्य यहाँ पर स्थित हो गया है और गुरु ग्रह बहुत अधिक नजदीक आ गया, यानी कि डिग्री डिफरेंस उनके बहुत अधिक कम है, 3, 4, 5 डिग्री का डिफरेंस है, तो वह अस्त अवस्था में माना जाएगा। यदि अस्त हो गया है तो गुरु के जितने भी कारक तत्व है वह भी समाप्त हो जाएंगे, और शादीशुदा लाइफ भी बहुत अधिक डिस्टर्ब होगी, शादी होने में भी दिक्कत होगी। सबसे बड़ी वह चीज है। अब उपाय क्या करने चाहिए मैं आपको जरूर बताऊंगी, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें दोस्तों। अब अस्त तो नहीं है, आपको ये देखना है। अब हमने प्रिडिक्शन कर लिया कि वह अस्त है या फिर नीच का हो गया या फिर उसकी पावर कम है। अब 7th, अब हमने देख लिया कि किसी भी तरीके से सब में हमने कर लिया टिक कि ये गुरु का प्लेसमेंट अच्छा है, उसकी पावर भी अच्छा है, नीच का नहीं है और अस्त भी नहीं है। फिर भी हम देखते हैं कि मैरिड लाइफ में दिक्कत हो रही है, फिर मैरिज होने में दिक्कत होती है, तो वह किस कारण से होगी? 7th हाउस में कोई भी मारक ग्रह यदि बैठ जाएगा, जब उसकी दशा अंतरदशा चलेगी तब भी वह डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। अब इस कुंडली में मारक ग्रह कौन से हो जाएंगे? आप देख सकते हैं 1 और 8 नंबर, यानी मंगल ग्रह यहाँ पर बैठ गया तो भी, जब भी मंगल की दशा अंतरदशा चलेगी तो मैरिड लाइफ को वह डिस्टर्ब करेगा। स्वास्थ्य को भी दिक्कत देगा क्योंकि उसकी 7th दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। इस तरीके से 7th हाउस यदि आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग है तो आपकी मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लव मैरिज करते हैं तो भी सक्सेस होगी, अरेंज मैरिज करते हैं तो भी सक्सेस होगी। लेकिन यदि 7th हाउस आपका किसी भी तरीके से पीड़ित है, पीड़ित का मतलब उसकी पावर कम है, नीच का हो गया है, अस्त हो गया है, या फिर उसमें कोई मारक ग्रह आकर बैठ गए हैं, तो भी आपको दिक्कत वह दे जाएगा दोस्तों। राहु केतु भी बहुत अधिक डिस्टरबेंस पैदा कर देते हैं जिस भी घर में वह बैठते हैं, तो बहुत सी चीजों को हमें देखना पड़ता है। अब हमें कुंडली ऊपर से तो बहुत अधिक अच्छी दिख रही है, यानी कि ये जितने भी पॉइंट मैंने बताए वह कुछ भी नहीं है, लेकिन नवांश भी देखना बहुत जरूरी होता है। D9 चार्ट बोलते हैं, वह नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगी। सिर्फ इसमें छोटा सा आपको हिंट दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि आपके मन में कोई डाउट नहीं रहे। यदि नवांश भी पीड़ित हो गया, पीड़ित का मतलब उसमें भी 7th हाउस को देखना है, 1st हाउस का देखना है, वहां पर कौन से ग्रह बैठे हैं, उनका मालिक कहाँ बैठा है। यदि वह भी पीड़ित हो गया तो 100% उस जातक के मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होगी। अब हमने ये देख लिया कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है तो उसका उपाय क्या करना है। सबसे पहले तो जब भी आप शादी करें तो मेरी यही राय है कि मैच मेकिंग कुंडली आप बना ले, क्योंकि जब भी हमारी लग्न कुंडली बनती है तो वह जब जातक का जन्म हुआ तो लग्न कुंडली बन गई। अब हमने देख लिया 7th हाउस उसका स्ट्रांग नहीं है, तो ऐसा नहीं कि जीवन भर उसको मैरिड लाइफ से डिस्टर्बेंस रहेगा। अब हमें उस जातक के लिए ऐसी, आप लड़का हो तो ऐसी लड़की का आपको तलाश करना है जिसका 7th हाउस स्ट्रांग हो, और यदि आप लड़की है तो आपको एक ऐसे लड़के की तलाश करनी है जिसका 7th हाउस स्ट्रांग हो। तब तो आपकी गाड़ी अच्छे से चल जाएगी, क्योंकि दोनों की कुंडलियां बहुत अधिक डिपेंड करती है मैरिज लाइफ के लिए। मैच मेकिंग इसीलिए की जाती है, गुण मिलान एक अलग चीज होती है, सॉफ्टवेयर से हम बना लेते हैं। मैं आपको बार बार यही राय देती हूँ कि मैन्युअली आप मैच मेकिंग कुंडली बनाएं। उसमें चंद्र राशि का मिलना बहुत जरूरी है। चंद्रमा क्या होता है? हमारा मन होता है। यदि आप दोनों की, हस्बैंड और वाइफ की यदि चंद्र राशि मिलती है तो आपके विचार आपस में मिलेंगे। विचार यदि आपस में मिलते हैं, एक व्यक्ति का 7th हाउस गड़बड़ भी है तो भी वह एडजस्टमेंट हो जाता है और उनकी गाड़ी चल लेती है। गाड़ी चल लेती मतलब दाम्पत्य जीवन में कोई मनमुटाव नहीं होता है।
और यदि अदरवाइज यदि आपके मैच मेकिंग भी नहीं हुआ है, 7th हाउस भी गड़बड़ है, तो फिर आपकी तलाक की जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। इसलिए शादी करने से पहले ही आप मैच मेकिंग कुंडली अवश्य बनवा लें। अब आपने देख लिया मेरा तो 7th हाउस गड़बड़ है, तो इसका मतलब क्या मैं जिंदगी भर मैरिज लाइफ डिस्टर्बेंस रहूंगा? नहीं, ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में हर चीज का सॉल्यूशन है। अब आप सॉल्यूशन कब लेते हैं वह सबसे बड़ी चीज है। अब आपने शादी कर ली, आपकी मैच मेकिंग नहीं होती है, आपका भी 7th हाउस गड़बड़ है, तो फिर हम उसमें बहुत अधिक दिक्कत होती है उपाय करने में। लेकिन यदि आप शादी से पहले ही मैच मेकिंग अच्छे से करवा लेते हैं, गुण मिलान अच्छे से करवा लेते हैं, चंद्र राशि आपकी अच्छे से मिलती है, यदि आपका 7th हाउस गड़बड़ है, लड़की का 7th हाउस अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए हमेशा शादी करने से पहले गुण मिलान, कुंडली मिलान अवश्य करिए। अब आपने देख लिया आपके 7th हाउस कुछ भी गड़बड़ है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि गुरु ग्रह की यदि पावर कम है तो सबसे पहले आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। रत्न के माध्यम से आप गुरु ग्रह की पावर को इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट उपाय तो यह हो गया। अब गुरु ग्रह का प्लेसमेंट यदि 6, 8, 12 में स्थित हो गया तो उस अवस्था में हम रत्न नहीं धारण कर सकते। यदि वह सूर्य से अस्त हो गया है तो हम फिर रत्न धारण कर सकते हैं। और चलित कुंडली का देखना भी जरूरी है। इसलिए रत्न एक ऐसी चीज है, आप कभी भी अपने आप धारण नहीं करें दोस्तों। हमेशा किसी की सलाह लेकर, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की सलाह लेकर ही आप रत्न धारण करें, क्योंकि बहुत टर्म एंड कंडीशन देखकर ही रत्न रिकमेंड किया जाता है। ये एक एग्जाम्पल है। अलग अलग कुंडलियों के अलग अलग 7th हाउस का मालिक होगा, अलग अलग उसका प्लेसमेंट होगा, अलग अलग उसकी नीच राशि होगी, अलग अलग अस्त की अवस्था होगी। तो उस स्थिति में आपको रत्न यदि एस्ट्रोलॉजर रिकमेंड करता है तो ही आप पहने, अन्यथा नहीं, मेरी ये राय। अब इसके अलावा यदि आप गुरु ग्रह का मंत्र जाप करते हैं तो उससे भी गुरु ग्रह स्ट्रॉन्ग होता है। यदि वह नेगेटिव प्लेसमेंट है तो भी अच्छा रिजल्ट देगा आपको, और उसकी पावर कम है तो भी अच्छा रिजल्ट देगा। और उसके अलावा आप रुद्राक्ष के माध्यम से भी, सबसे इंपॉर्टेंट है, रुद्राक्ष के माध्यम से भी किसी भी ग्रह को आप पॉजिटिव कर सकते हैं। यदि वह नेगेटिव है तो भी आप उसे पॉजिटिव कर सकते हैं, और यदि पॉजिटिव है तो उसकी पावर को इंप्रूव कर सकते हैं रुद्राक्ष के माध्यम से। गुरु ग्रह के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष माला भी धारण की जाती है, और उसके अलावा आप 5 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं सिल्वर कैप में। दोस्तों, अब कैसे धारण करना है, कौन सा रुद्राक्ष होता है, मेरे पिछले वीडियोस में देखकर आप जान सकते हैं। अब ये गुरु ग्रह के बारे में मैंने बता दिया, रत्न, मंत्र और रुद्राक्ष। इसी तरीके से किसी भी कोई भी कुंडली हो, 7th हाउस का आपको मालिक देखना है, उसको किस तरीके से आपको स्ट्रॉन्ग करना है। रत्न के माध्यम से कर सकते हैं, मंत्र के माध्यम से कर सकते हैं, रुद्राक्ष के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है दान के माध्यम से। अब दान आपको योग कारक ग्रह का नहीं करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इस कुंडली में गुरु ग्रह योग कारक है, इसलिए मैं दान के लिए रिकमेंड नहीं कर रही हूं। लेकिन कई कुंडलियां ऐसी होती है जिसमें 7th हाउस मारक होता है, जैसे कि मेष लग्न की कुंडली यदि हम बनाएंगे तो 1 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ शुक्र ग्रह उसका आएगा। तो शुक्र मंगलघाती शत्रु होने के कारण मारक स्थिति में आ जाएगा। तो शुक्र का यदि हम दान करेंगे तो भी 7th हाउस स्ट्रांग होगा। इस तरीके से किसी भी ग्रह को हम पॉजिटिव कर सकते हैं, सब कुछ हमारे हाथ में ही है। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे ही रिलेटेड आपको और अधिक जानकारी दूंगी, इसलिए आप मेरे इस चैनल से बने रहिए। और मैं अभी यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे आप लाइक जरूर करें, दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें दोस्तों। और यदि आप कुंडली कंसल्टेंसी करवाना चाहते हैं, यदि कुंडली विचार करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है कैसे आप कुंडली विचार करवा सकते हैं। कमेंट्स जरूर करें वीडियो कैसा लगा दोस्तों। आपके कमेंट्स मुझे बहुत अधिक एनर्जाइज करते हैं ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत अधिक अच्छे से अच्छा ला सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।